हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। और इसी वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो। फेसबुक पेज का नाम है स्टोरी बाय रहमान। तो आज भी मैं आप लोगों के सामने एक क्राइम की घटना लेकर आया हूँ जो इसी महीने में घटी है, यानी अगस्त महीना चल रहा है, 2025 की बात है। वीडियो में आगे बढ़ूँ लेकिन आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो, यानी क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो या फिर फेसबुक पेज पर, तो फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। वहीं यूट्यूब में अगर आप जुड़ रहे हो, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का घटना है बिहार प्रदेश में। यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना होती है। एक नौजवान लड़का जो है 2 दिन से लापता हो जाता है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। लेकिन गाँव में एक फुसफुसाहट हो रही थी कुछ लोगों के अंदर। तो कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाकर उस लड़का के बारे में पुलिस वाले को गुपचुप तरीके से जाकर कहा, जो सर हमारे गाँव में, जिस गाँव का ये घटना होता है उस गाँव का ही लोग होता है। जाते हैं और जाकर बताते हैं जो हमारे गाँव में एक लड़का है, 23-24 साल उम्र होगा, नौजवान लड़का है, 2 दिन से लापता है। पुलिस ने पूछा, तो आप लोगों को शक क्या क्या हो रहा है? तो उन लोगों ने कहा, जो हम लोगों को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो रहा है अब धीरे-धीरे, क्योंकि वो लड़का आज से पहले कभी गाँव छोड़कर कभी किधर गया नहीं। लेकिन कुछ दिनों से उस लड़का के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखा जा रहा था। नज़र कौन रख रहा था? उसका सगा पिता। और क्यों रख रहा था? उसके बारे में भी पुलिस वाले को वो जो लोग गए थे, वो लोग बताते हैं। और वो लोग ये भी बताता है, जो हम लोगों को शक है कहीं उसका पिता ने उसको मारकर कहीं फेंक ना दिया हो या फिर कई जगह पे उसको दफना ना दिया हो। इस तरीके का खबर जब पुलिस वाले को उस गाँव वाले ने कहा, तो पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेता है। पुलिस जो है उन लोगों का नाम जो है नहीं लेता, लेकिन उस गाँव में आता है और गाँव में आने के बाद जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था, जो उन्होंने ही अपने बेटे को मारकर कहीं फेंक दिया होगा या फिर किसी जगह पे दफना दिया होगा, तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है, जो आपका एक बेटा है वो कहाँ है? तब वो व्यक्ति कहता है, जो मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस ने पूछा, तो फिर आपने गुमशुदगी या मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाया? तो व्यक्ति कहता है, वो शराबी है, वो नशा करता था और आए दिन ऐसे ही चला जाता, आ जाएगा कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन पुलिस तो शक के बिना पर, क्योंकि पुलिस को बताया गया था इसीलिए पुलिस आया था, तो पुलिस ऐसा आसानी से कैसे चला जाता इस छोटी-सी बात सुनकर। इसीलिए पुलिस को जो है शक हो जाता है उस पिता के ऊपर। और उस पिता को कहते हैं, जो 2 दिन के अंदर अगर आपके बेटे के बारे में आपने नहीं बताया, तो आपको हम लोग हिरासत में ले लेंगे। उसके बाद अब वो पिता का जो है पसीना छूटने लगते हैं। जब पसीना छूटने लगते, दिन बीत रहा था, 2 दिन हो जाता है, उसके बाद पुलिस का टीम आती है, क्योंकि पुलिस ने नज़र रखा था उस व्यक्ति के ऊपर जो क्या करता है देखते हैं। और यहाँ पुलिस जो है अंदर ही अंदर खबर ले रहा था उस लड़का के बारे में, लेकिन लड़का के बारे में बाकी किसी को नहीं पता था। आखिरकार पुलिस का टीम आती है और उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले जाता है। थाने ले जाकर पूछताछ करता है। तब वो पिता, वो व्यक्ति कहता है, जो मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे ढूँढ भी नहीं पाएँगे, क्योंकि मैं उसे मारकर जो है नदी में फेंक दिया हूँ। और ऐसे बारिश के टाइम में अगर नदी में फेंका, तो नदी ऐसे ही उफान पर है, पूरा पानी भरा हुआ है और 2 दिन पहले फेंक चुका है। 2 दिन बाद उसके बारे में बता रहा है वो पिता, बल्कि 3-4 दिन हो चुका था जब उस बाप ने अपने बेटे के बारे में बता रहा है, जो मैं उसको मारकर फेंक दिया 2 दिन पहले। तो उसको कैसे पता लगा सकता है? तो इसीलिए पुलिस ने पूछा, कौन सी नदी में फेंका? जिस नदी के बारे में बताता है उस नदी में एनडीआरएफ का टीम को लगाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी है कि बता देते, जो यहाँ मिलना मुश्किल है, वो बह के कहीं और चले गए होंगे। अगर वो तैरते हुए किसी को नज़र आएगा तो बात अलग है, नहीं तो मिलना मुश्किल है उस बॉडी को। अब जब पिता ने कबूल कर लिया, तो पिता को पुलिस थाने ले गया। अब उसे पूछताछ करता है, जो आखिर वजह क्या था? क्योंकि वो सगा पिता होता है, कोई सौतेला पिता नहीं था। एक सगा पिता अपने 23 साल का लड़का को पहले तो मारता है, उसके बाद नदी में फेंक देता है। उस पिता से पूछा जाता है, जो तुम्हारे साथ कौन-कौन थी? क्योंकि गाँव वाले ने, जो लोगों ने पुलिस वाले को खबर दिया था, जो गुपचुप तरीके से, उन लोगों ने पुलिस वाले को ये भी बताया था, जो ये जो व्यक्ति है, जो लड़का गायब हुआ है, उसका एक सौतेली माँ भी है और उस माँ का भी हाथ है उस लड़का को गायब करने में। इसीलिए उसका पत्नी को भी हिरासत में लेता है और उसे दोनों से पूछा जाता है, जो तुम दोनों के अलावा और किनका हाथ है? तो व्यक्ति कहता है, इसमें मेरा चाचा का भी हाथ है और एक मेरा दोस्त का भी हाथ है।
लेकिन वो दोनों फिलहाल फरार हो चुका था। चाचा भी फरार हो चुका था जब ये व्यक्ति हाथ में लग गया था पुलिस के, और वो जो दोस्त है वो भी फरार हो चुका था। पूरा कहानी जब पुलिस को वो पिता बताता है, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो कोई पिता अपने ही सगे बेटे को इस तरीके का मौत के घाट कैसे उतार सकता है? वाक़ई आप भी सुनेंगे ना तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। क्योंकि आज की घटना में रिश्ता भी शर्मसार होता है, और जहाँ पर एक खून का रिश्ता ही खून कर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सगा पिता जो है अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देता है। तो घटना है बिहार प्रदेश का नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है, और इसी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना लगता है, पुलिस थाना, जिस पुलिस थाने का नाम होता है हरनाथ पुलिस थाना। और इसी हरनाथ पुलिस थाने के अंदर एक गांव आता है, बारी मुरारी गांव। अब इसी बारी मुरारी गांव में एक लड़का है, 23 साल का लड़का है, पिंटू कुमार। 2 दिन से 10 तारीख से उसको नजर नहीं आ रहा था किसी को, खास करके उसको जो जानता था, रोज मिलता था, बातें करता था, उस पिंटू कुमार को दिखाई नहीं दिया था। तो लोगों के अंदर ऐसे पिंटू कुमार को लेकर गांव में तरह तरह की बात होती थी। तो लोगों ने थोड़ा आश्चर्य हुआ, जो पिंटू कुमार अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं, और पिंटू कुमार कहाँ गया किसी को बताया भी नहीं। अगर कहीं गया है तो उसका पिता घर पर है, माँ भी है, 2 छोटे भाई भी है, लेकिन पिंटू कुमार का कोई पता नहीं। कुछ लोगों ने पिंटू कुमार के बारे में गांव वाले से किसी किसी को पूछा है, सारे लोगों का वही कहना, नहीं भाई पिंटू कुमार को तो किसी ने नहीं देखा। आखिरकार उन लोगों ने पुलिस थाने जाते हैं गुपचुप तरीके से, क्योंकि पिंटू कुमार के परिवार को नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों को जो है पिंटू कुमार का जो पिता है, नाम होता है सामराम, उनके ऊपर ही डाउट हुआ था, और उनके माँ के ऊपर, पिंटू कुमार के माँ के ऊपर डाउट हुआ था। इसीलिए इन लोगों ने, गांव का 3-4 लोगों ने जो है वो हरनाथ पुलिस थाने में जाते हैं और इस पिंटू कुमार के बारे में बताते हैं, जो सर हम लोग बड़ी मुरारी गांव के रहने वाले हैं, और हमारे गांव में एक लड़का है, पिंटू कुमार नाम है, 23-24 साल का लड़का होगा, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुलिस ने पूछा, जो आप लोग कौन हो, रिश्तेदार हो? तो उन लोगों ने कहा, नहीं हम लोग गाँव वाले हैं, और वो लड़का से हम लोग रोज मिलते थे, रोज बातें करते थे, लेकिन 2 दिन से उसको दिखाई नहीं दे रहा है गाँव के अंदर, और किसी ने देखा भी नहीं। तो पुलिस ने पूछा, भाई तो परिवार वाले से पूछो, परिवार में तो और भी लोग होंगे। तो उन लोगों ने कहा, हाँ परिवार में पिता है, माँ है, लेकिन सौतेली माँ है, और हम लोगों को डाउट उसके पिता और सौतेली माँ के ऊपर ही है, क्योंकि उसके पिता से और उसका सौतेली माँ से उसका बिल्कुल ही नहीं जमता था। पिता सगा है, तो हम लोग को डाउट है, ऐसा तो नहीं उसका पिता ने कुछ कर दिया होगा। पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेता है, क्योंकि गांव वाला एक लड़के के बारे में फिक्र करते हुए पुलिस को जाकर बताया। तो पुलिस ने आया, उस सामराम के घर में आया, आने के बाद पूछताछ किया, जो तुम्हारा बेटा कहाँ है, पिंटू कुमार। पहले तो पुलिस को देखकर सामराम थोड़ा डर जाता है, जो पुलिस क्यों हमारे घर में आया, और मेरे बेटे से क्या काम है। तो इस पर सामराम तहरीर देता है, जो मेरा बेटा 2 दिन से न जाने कहाँ चला गया और पता नहीं। तो पुलिस ने पूछा, जो देखो तुम्हारा लड़का आज से पहले कभी घर से गया नहीं, तो फिर 2 दिन हो गया तुम्हारा बेटा घर नहीं है, और तुमने उसका मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराया, पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया। तो इसमें सामराम बताता है, सब वो नशा करता है, शराबी है वो, और वो कहीं चला गया होंगे, आ जाएंगे। लेकिन पुलिस का अब जो रिपोर्ट लोग जो शक जताया था गांव वाले ने, पुलिस को भी थोड़ा थोड़ा अब सामराम के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो गया। पुलिस वाले कहते हैं, जो देखो सामराम, अच्छे से पूछ रहा हूँ, तुम अपने बेटे के बारे में जल्द से जल्द पता लगवा के पुलिस थाने में बताओ, या फिर तुम्हारा बेटे को हम लोग के सामने हाजिर करो। ये बताकर चला जाता है पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाले की नज़र जो है सामराम के ऊपर लगी रहती है, और खबरी को भी लगा देता है। लेकिन यहाँ पर सामराम का पसीना छूट जाता है। सामराम समझ ही नहीं पा रहा था, जो मेरा बेटे ने आखिर क्या किया, और मेरे बेटे के बारे में पुलिस वाले को कौन क्या जाकर बता दिया, जो पुलिस वाले मेरे घर तक आ गया मेरे बेटे को ढूंढते हुए। सामराम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार पुलिस का टीम आती है, और सामराम को और सामराम के पत्नी, जिनका नाम होता है नीलू देवी, दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद अब उस पिंटू कुमार के बारे में पूछताछ करता है, थोड़ा बहुत सख्ती करता है, क्योंकि पहले से शक हो गया था सामराम के ऊपर, और गांव वाले ने भी शक जताया था उस सामराम के ऊपर, जो हमें शक ही नहीं बल्कि यकीन है सामराम और उसके पत्नी नीलू देवी के ऊपर। तो इसीलिए पुलिस ने सख्ती किया, जो तुमको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम ही ने तुम्हारा बेटे को गायब किया। दोनों पति पत्नी बहुत तरीके का नाटक किया, बहुत सारे झूठ बोलने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस है। पुलिस को सच और झूठ का पता लग ही जाता है, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। इसीलिए पुलिस जब थोड़ा बहुत फटकार लगाते हैं, आखिरकार सामराम
टूटता है और बताता है जो साहब अब मेरा बेटा पिंटू कुमार इस दुनिया में नहीं है और उसका बॉडी भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। पुलिस पूछता है चलो इस दुनिया में नहीं रहा, तुमने क्यों मारा और बॉडी क्यों नहीं मिलेगा, बॉडी कहाँ पर दफनाया, बॉडी कहाँ पर फेंका। तो इस फिर सामराम कहता है जो मैं अपने बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद उसके बॉडी को ले जाकर नदी में फेंक दिया। अब बारिश का समय है क्योंकि ये घटना जो है 10 अगस्त को घटी थी, 10 अगस्त 2025 यानी इसी महीने की बात है। अब नदी पूरा उफान में है, बारिश का समय है। अब ये जो 10 तारीख रात को ही उस लड़के का बॉडी को फेंक दिया था, लेकिन ये 13-14 तारीख को पुलिस वाले को पता चल रहा है जब सामराम पूरी बात बताता है, क्योंकि 12 तारीख को पुलिस को खबर दी गई थी गांव वाला द्वारा। अब 14 तारीख को सामराम टूट कर आखिरकार पुलिस के सामने सच्चाई कबूलता है। फिर भी पुलिस वाला एक चांस लेता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को टीम को बुलाते हैं और गोताखोरों को लगवाता है। लेकिन नदी जिस हिसाब से उफान पर है और जिस हिसाब से नदी का भाव है, पानी का भाव है, उसमें नामुमकिन था। फिर भी थोड़ा बहुत पड़ताल किया लेकिन उस पिंटू कुमार का बॉडी नहीं मिलता। अब पिंटू कुमार का बॉडी तो कहीं और चला गया होगा, कभी तैरते हुए किसी को नजर आ जाएगा तो शायद पिंटू कुमार की बॉडी मिल जाए, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। जो बह गया। अब जब मान गया सामराम तो उसे अब सच्चाई पता करना था। अब पुलिस वाले जो है सामराम से पूछता है जो भाई चलो ठीक है, जो भी हुआ तुम्हारा बेटे का बॉडी तो नहीं मिला, तुमने मारा कबूला, तुम्हारा सगा बेटा है, आखिर तुमने मारा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुमने अपने सौतेला जो उसकी माँ है उसके साथ मिलकर, यानी तुम्हारी पत्नी के साथ मिलकर अपने सगे बेटे का मौत के घाट उतारा, और कैसे? वो सबसे पहले बताते हैं कैसे मारा। सामराम बताते हैं जो 10 अगस्त की रात को मैं अपने बेटे को मारता हूँ। मारने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद मैं अपनी पत्नी नीलू देवी को कहता हूँ चल आज उसका काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि नीलू देवी इसमें मेरा साथ देती है। नीलू देवी का सौतेला बेटा था, इसका 2 सगे बेटे भी है नीलू देवी और सामराम के बीच में, दोनों छोटे छोटे सो गए थे। 10 तारीख के करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे सामराम और नीलू देवी अपने 23 साल के बेटा पिंटू कुमार के कमरे में जाता है, जब वो थोड़ा बहुत नींद में था। जाने के बाद सामराम जो है उसको दबोच लेता है और नीलू देवी उसका पैर पकड़ लेता है। इतने में पिंटू कुमार को समझ पाता, सामराम जो है अपने बेटे का गला घोट देता है। इतना कस के गला घोटता है कि वो थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाता है, उसका दम निकल जाता है। अब दम निकालने के बाद अब उस बॉडी को ठिकाने लगाना है। मार तो डाला है अपने सगे बेटे को सामराम ने, अब इस पिंटू कुमार के बॉडी को ठिकाने लगाना है। ठिकाने वो अकेला नहीं लगा सकता और ना ही नीलू देवी को साथ में लेकर रात के वक्त बाहर जा सकता था। इसीलिए सामराम जो है अपने चाचा को फोन करता है, क्योंकि उसी गांव में रहता था। चाचा को पूरी बात बताता है, चाचा मैं अपने बेटा पिंटू कुमार को मौत के घाट उतार दिया और तुम आओ और उसका बॉडी को ठिकाने लगाना है। उसका चाचा आ जाता है, जो सामराम का चाचा उसी गांव में रहता था, उसके घर में आ जाता है। अब दोनों ने अब इस बॉडी को ठिकाने तो लगाना है, लेकिन लेकर कहाँ जाए, कहाँ ठिकाना लगाया जाए, दोनों प्लान करते हैं। चाचा भतीजा मिलकर प्लान करते हैं और करने के बाद आखिरकार सामरान अपने एक दोस्त को फोन करता है जिसके पास एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस चलाता था। उसको कहता है भाई मेरा बेटे का जो पिंटू कुमार उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको अभी अस्पताल लेकर जाना है। वो एम्बुलेंस लेकर उसके घर गेट के पास हाजिर होता है। उसके बाद चाचा और बाप यानी सामराम और सामरान के चाचा मिलकर पिंटू कुमार के बॉडी को उस एम्बुलेंस में डालते हैं और एम्बुलेंस वाले जो है सामरान का दोस्त होता है, इसीलिए सामरान जो है एम्बुलेंस में पूरा एम्बुलेंस वाले अपने दोस्त को समझा देता है जो मेरा बेटे को मैं मार डाला, अब इसका बॉडी को ठिकाने लगाना है, चल आगे जाकर एक नदी मिलेगी, नदी से उसको फेंक देंगे। वैसे ही करते 10 अगस्त की रात को, अब बारिश का समय है, सुनसान सड़क था, वहाँ पर जाते हैं, बॉडी को नदी में फेंक कर सब अपने अपने घर चले आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना। 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बाद गांव वाले को पता चलता है जो पिंटू कुमार दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कुछ गांव वाले जो है हन्नत पुलिस थाने में जाकर बताया था। उसके बाद सामरान आगे बताता है, जो पुलिस को ये तो पता है जो इस तरीके से मारा, लेकिन पुलिस वाले पूछता है भाई ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मारा क्यों, आखिर तुम अपने सगे बेटे को क्यों मारा? तब सामरान बताता है जो मैं दिल्ली में रहकर काम करता था और ये मेरा बेटा जो है 2000 में पैदा हुआ था, करीब 23-24 साल का लड़का है। ये 2001 के आसपास पैदा हुआ था। मेरा
पहली शादी जो है यानी पिंटू कुमार के माँ से जब मेरी पहली शादी हुई थी 1999 में हुई थी। उसके करीब साल डेढ़ साल बाद मेरी पत्नी ने इस पिंटू कुमार को जन्म दे दिया। लेकिन समय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब पिंटू 12 साल का था, 12 साल का हुआ, मैं दिल्ली में काम करता था। मेरी पत्नी यानी पिंटू कुमार की माँ जो है वो गांव में रहती थी। एक दिन मेरे पास खबर गई, वो आग लगा ली, क्योंकि उस टाइम मैं गांव में ही था और गांव में किसी जगह पे काम पर सिलसिले में गया हुआ था। लेकिन मूल तौर पे मैं दिल्ली में ही रहकर काम करता हूँ। मैं गांव आया हुआ था और मेरी पत्नी जो है अपने ऊपर घसलेट छिड़क ली और आग आग के हवाले करके खुद जान ले ली। उसके बाद पुलिस केस हुआ, पुलिस आई, पुलिस तफ्तीश किया तो पता चला जो मेरी पत्नी जो है खुदकुशी कर ली है। तो इसीलिए मुझे कुछ दिन जेल में रखने के बाद मुझे छोड़ देता है। अब मेरा बेटा जो है 12 साल का था उस टाइम, पिंटू कुमार। उसके बाद मैं दिल्ली चला जाता हूँ, मेरे परिवार के पास मेरा बेटा रह जाता है और अक्सर वो नानिहाल में ही रहता था। जब मैं दिल्ली में रहा 2 साल बाद मैं दिल्ली से एक महिला से शादी कर लेता हूँ, एक लड़की से शादी कर लेता हूँ और वो डिवोर्सेस थी। उससे मेरा आंखें चार होती है और मैं अपने बारे में बताता हूँ जो मेरा एक बेटा है। मेरी पत्नी जो है खुदकुशी कर लिया और उससे जब आंखें चार हुई उसको पूरी बात बताया तो उसको भी किसी के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाना था, वो भी तलाकशुदा थी, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये 2014 में। जब 2014 में मैं शादी करके उसको गांव लेकर आया, गांव लाने के बाद 2 साल ठीक ठाक चला, बल्कि 12 में मैंने उसको शादी कर कर लेकर आया था और 2014 में जो है जो मेरी दूसरी पत्नी है, मैं दिल्ली में था, वो अचानक घर से चली गई और मुझे फ़ोन पर बताया जो मैं तुम्हारे घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम अपनी ज़िंदगी अलग कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी तुमसे अलग कर रही हूँ। मेरी दूसरी पत्नी जो है चली जाती है और मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ना तो मिलती है और ना मुझसे बात करती है। अब मेरी दूसरी पत्नी जब चली जाती है, मैं दिल्ली में रहा और उसके 1.5 महीना बाद मैं दिल्ली से और एक लड़की से जो नीलू देवी होती है, नीलू देवी उस टाइम कम उम्र की थी, 24-25 साल की थी, मैं उसे शादी कर कर गाँव लेकर आता हूँ। गाँव वाले हैरान था जो ये सामरा ने एक पत्नी ने सुसाइड कर लिया, दूसरी पत्नी चली गई घर छोड़ के, अब फिर से तीसरी शादी कर लिया। जब मैं शादी करके लाया, मेरा बेटा जो है करीब 13-14 साल का हो चुका था। उसके बाद मेरा जो बेटा है पिंटू कुमार अपनी सौतेली माँ नीलू देवी के साथ ही घर पर रहने लगा। अब जैसा मेरा सिलसिला था, गाँव आना, दिल्ली में रहकर काम करना, ये सब सिलसिला चलने लगा। करीब 6-7 साल बीत जाता है, मेरा बेटा जवान हो चुका था। अब मेरा बेटा जो है 22-23 साल का हो चुका था। तब मुझे गांव वाले के ओर से थोड़ा बहुत दिल्ली में रहकर कुछ सुनाई देता है जो मेरा जो बेटा है पिंटू कुमार, उसके सौतेली माँ नीलू देवी के साथ कुछ ज़्यादा ही करीबी है उन लोगों का। मुझे यकीन नहीं होता क्योंकि वो उसकी माँ है, भले ही सौतेली है लेकिन उसकी माँ है और इसकी उम्र उसकी उम्र में फ़र्क है। नीलू देवी करीब 28-30 साल की है और मेरा बेटा 23-24 साल का है। और नीलू देवी को भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, वो भी 2-2 बच्चों की माँ है, क्योंकि नीलू देवी उससे भी 2 बच्चे पैदा हुए थे। तो इसमें सामरान को यकीन नहीं होता, लेकिन गांव वाले कई सारे लोगों ने बताया जो भाई तू दिल्ली में पड़ा रहता है और तेरी पत्नी या तेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, गांव में पूरा किरकिरी हो रहा है, गांव में बदनामी हो रहा है। जब उसके चाचा ने इस बात को सामरान को फोन करके बताया, जो सामरान तू वहाँ दिल्ली पड़ा है बेटा और तेरा जो बेटा है अपनी सौतेली माँ के साथ तो पूरा गांव में बदनामी कर दिया, गांव वाले को थू थू कर रहे, तू आ जा गांव में। अब जब चाचा ने इस बात को कहा, उसी चाचा ने जिस चाचा के साथ मिलकर बॉडी को ठिकाने लगाया था सामरान ने, जब चाचा ने इस बात को कहा तो सामरान दिल्ली से वापस आता है, गांव आता है। आने के बाद करीब 3-4 महीना से वो गांव में ही था। इस घटना से पहले करीब गांव में रह रहा था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था जो उसका बेटा अपनी ही सौतेली माँ के साथ ऐसा कर सकता है। वो नज़र रखने लगे सारे लोग। इसी बीच गांव में भी बहुत सारे लोग उसके आमने सामने भी बोला जो भाई तेरा बेटा तो अपनी ही माँ के साथ मुँह काला कर रहा है, तू कर क्या रहा है, तू अपनी पत्नी को समझा या फिर बेटे को अलग कर दे, यहाँ पे मत रख, अपने नानियाल भेज दे उसको। लेकिन सामराल जो है रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, वो अपनी आंखों से देखना चाहता था जो कितनी सच्चाई है इस बातों पर। इसीलिए सामरान इसी काम के वजह से वो दिल्ली का काम छोड़कर गांव में पड़ा रहा और अपने बेटे और अपने पत्नी के ऊपर कड़ाई से नजर रखने लगा। आखिरकार 10 तारीख की रात को, 10 अगस्त की रात को
उसे वो सामरान को वो सच्चाई पता चल जाता है, जो चाचा ने कहा था, जो गाँव वाले ने देखा था। क्योंकि 10 तारीख की रात को, 10 अगस्त की रात को सामरान बाहर गया हुआ था, वो आता है तो देखता है कि उसका जो बेटा है पिंटू कुमार और नीलू देवी जो उसकी पत्नी है, दोनों आपत्तिजनक हालत में एक कमरे में है, दोनों छोटा बच्चा जो है सो रहे हैं। इसे देखकर तो सामरान के एकदम पारा चढ़ जाता है, गुस्सा साथ में आसमान पे चढ़ जाता है और अपने बेटे को बहुत मारता है, पिंटू कुमार को। पिंटू कुमार को जैसे ही मारता है, पिंटू कुमार उस कमरे से निकल कर अपने कमरे में चला जाता है। वो थोड़ा बहुत बैठा रहता है, उसके बाद उसको नींद आते, सो जाता है। लेकिन यहाँ पर साम्राज्य जो है अपने बेटे से ज़्यादा अपने पत्नी के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था, जो ये तो एक माँ है, इसे अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अपने पत्नी नीलू देवी को भी बहुत मारते हैं, लेकिन नीलू देवी इसमें सफाई देती है, अपने पति को कहती है जो मैं क्या करूँ, ये आज का घटना नहीं है, कई दिनों से आपका बेटा जो है पिंटू कुमार जो है मेरे साथ ही सब हरकतें कर रहा था। तब इसमें सामरान कहता है अगर तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम इसमें झूठ बोल रहे हो, तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। लेकिन इसमें जो नीलू देवी कसम खाती है, अपने बच्चों का कसम खाती है, जो नहीं मैं अपने बच्चों का कसम खाकर कहती हूँ, ये जो पिंटू कुमार है मुझे डरा धमका कर मेरे साथ ही गलत काम करता है और कहता है अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया या फिर पापा को बताया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोनों बच्चों को भी मार डालूंगा। इसे मुझे डरा धमका कर ये सारे गंदे काम करते थे और इसीलिए मैं आपको बोल नहीं पाती थी और इस बारे में गांव वाले को भी थोड़ा बहुत शक है। अब सामरान को समझ में नहीं आ रहा कौन सच है कौन झूठ है, बेटा यहाँ सही है या फिर पत्नी। लेकिन सामरान तुरंत एक फैसला करता है। सामरान अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए, जो ये क्या ये सच बोल रही है क्या, ये पता करने के लिए सामरान अपनी पत्नी नीलू देवी को कहता है अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम सही हो, तो फिर एक काम करता हूँ, आज तुम और मैं मिलकर पिंटू कुमार को मौत के घाट उतार देते। तुरंत इस पर नीलू देवी राजी हो जाती है। इस पर सामरान को लग जाता है जो हाँ वाकई नीलू देवी सच कह रही है, मेरा बेटा ही गलत है। नीलू देवी जब राजी हो जाता है, सामरान भी अब जोश में आ जाता है। थोड़ी ही देर में अपनी पत्नी को लेकर पिंटू कुमार के कमरे में जाता है, जब तक वो सो चुका था। अब सोते वक्त नीलू देवी उस पिंटू कुमार के दोनों पैर को पकड़ लेता है मजबूती से और सामरान जो है अपने नौजवान 25 साल का बेटे को गला घोट देते हैं। वो बहुत थोड़ा टाइम तड़पता है, तड़प कर उसके बाद उसका दम निकल जाता है, उसका मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने चाचा को फ़ोन करता है। चाचा भी अपने भतीजे सामरान का साथ देने के लिए अपने ही पोता का बॉडी को लगाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सामरान अपने दोस्त को, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करता है और उन दोनों के मदद से पिंटू कुमार के बॉडी को उस नदी में जाकर फेंक देता है जो उफान पर चल रहा था। ये पूरी बात पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाले सुनने के बाद उन दोनों को तो हिरासत में ले ही लिया था, नीलू देवी और सामरान को। लेकिन जो सामरान का चाचा है और सामरान का जो दोस्त है, जिन दोनों ने बॉडी को फेंकने में और सबूत मिटाने में इन लोगों का मदद किया था, लेकिन वो दोनों जो है फिलहाल फरार चल रहे हैं। जैसे उन लोगों को पता चला सामरान और नीलू देवी को पुलिस ने दबोच लिया, इसीलिए वो दोनों छुप गए। लेकिन कब तक छुपा रहेगा, इन दोनों को कोर्ट पेश करता है। कोर्ट जो है लंबी समय के लिए जेल भेज देता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, इस घटना में दो चीज़ें होती है। एक तो रिश्ते को कलंकित किया ही था, जो माँ बेटे का, भले ही सौतेला था लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता था। और दूसरा एक खून का रिश्ता, जो बाप और बेटे का सगा पिता था। सगा पिता ने अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। तो ये था वो पूरा घटना जो बिहार प्रदेश का नालंदा डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। 10 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन 14 अगस्त तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है और पुलिस को पूरी बात बताता है। पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। और जिस पुलिस थाने में ये पूरा मामला दर्ज है, उस पुलिस थाना का नाम है हड़तान पुलिस थाना। और जिस गांव में ये घटना हुई थी, उस गांव का नाम है बड़ी मुरारी गांव। और मरने वाला व्यक्ति का नाम होता है पिंटू कुमार, और उस पिंटू कुमार को मारने वाला उसका सगा पिता सामरान होता है। बहर अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गला खराब है, इसलिए थोड़ा बहुत साउंड में आप लोगों को डिफरेंस लगेगा, आप लोग समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।